मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम एक न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है ये आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। क्यों, एक वहाँ चैप्टर था ना आपका, वो त्रिकोणमिति करके है ना, तो वहाँ पर आपने त्रिकोणमिति का बेसमेंट आपने पढ़ रखा है। तो वो चैप्टर एक बार सारे बच्चे 11th में जो गए हैं वो 10th के उस चैप्टर को एक बार ठीक तरीके से अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वही चीज़ यहाँ पर भी फिर से आने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पर आपने पढ़ा था त्रिकोणमिति होती क्या है, पढ़ा था ना। तो त्रिकोणमिति में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, ये हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो ये हमारा राइट एंगल हो गया। तो एक एक्यूट एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक्यूट एंगल थीटा हुआ, ठीक, तो ये हाइपोटेनियस एच हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो यहाँ पर आपने बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। तो फर्स्ट रेशियो आपने साइन थीटा पढ़ा था, सेकंड कॉस थीटा पढ़ा था, थर्ड टेन थीटा पढ़ा था, नेक्स्ट आपने कॉट थीटा पढ़ा हुआ था, सेक थीटा पढ़ा हुआ था, और उसके अलावा आपने कॉसेक थीटा आपने पढ़ा हुआ था ना। तो अब यहाँ पर हम बेसिकली जो चर्चा करने वाले हैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो त्रिकोणमितीय फलन है तो हमने सबसे पहले क्या बनाया है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, उस परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को किसके रिस्पेक्ट में बनाया हमने, किसी भी एक एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण जिसे हम कहते हैं कि न्यून कोण के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस को हमने क्या किया था, सेट किया हुआ था। और उसी एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट और सेक। तो इसका मतलब सबसे जो बेसमेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का वो हमारा एंगल है अर्थात थीटा है कि नहीं। तो हम इस टॉपिक में पहला डिस्कशन जो करेंगे वो किस पर करेंगे, थीटा पर, इट मीन्स कोण पर। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक चलेगा यहाँ पर कोण, जिसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, तो एंगल होता क्या है, ये बेसिकली डेफिनेशन आपने बेसिक क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आए हैं ना। तो एंगल क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास सपोज दैट ये पॉइंट ओ है नहीं, तो हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है। देखिए ओ पॉइंट है, इस ओ के रिस्पेक्ट में हमने एक इनिशियल पॉइंट ए लिया। ठीक है, अब ए पॉइंट को हम मूव करा रहे हैं, मूव कराने का मतलब घूर्णन कर रहा है, ए पॉइंट घूम रहा है। ठीक है, एंगल कब बनेगा, जब यह ए पॉइंट बेसिकली क्या करेगा, घूमेगा। तो यह ए पॉइंट घूमते घूमते यहां पर पहुंच गया। अरे ऐसे घूमा ना, देखिए ए पॉइंट घूमते घूमते आपका यहां पहुंच गया, और ये पॉइंट नंबर कहां पर पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। तो ओ तो वहीं पर रहेगा। देखिए जो ओ ए लाइन थी वो घूम के आपके बी पर पहुंच गई, तो इट मीन्स ये हमारी लाइन ओ बी होगी। ओ ए लाइन घूम करके बी पे पहुंच गई, तो ओ ए लाइन कहाँ पर आ गई, ओ बी पर आ गई। तो आपका ये जो बनेगा, ये जो बीच का पार्ट बनना है, ये क्या बन गया, कोण बन गया। तो आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी 6th में कि दो रेखाओं या दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, है नहीं। तो वो तो एक बेसिकली डेफिनेशन तो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोण बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक प्रारंभिक भुजा को ले रहे हैं। जो ओ ए लाइन है वो मेरी कैसी भुजा है, प्रारंभिक भुजा है। ठीक हो गया। अब ये प्रारंभिक भुजा गई कहाँ पर, यहाँ पर चले गई। तो जो ओ बी है वो मेरी कौन सी भुजा कहलाएगी, अंतिम भुजा कहलाएगी, अंतिम भुजा। ठीक हो गया, ये इनिशियल साइड हो गई और ये क्या होगी, फाइनल साइड हो गई। ठीक है, तो प्रारंभिक भुजा ओ ए यहाँ पर था, और ओ ए ने क्या स्टार्ट किया, घूर्णन स्टार्ट किया। ओ ए रेखा ने घूर्णन स्टार्ट किया, और जो इसका इनिशियल पॉइंट ए था वो कहाँ पर पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। तो घूमते घूमते बी पर पहुँचा, तो प्रारंभिक भुजा कहाँ पहुँच गई, ओ बी पर पहुँच गई। तो इसका मतलब प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच में ही मेरा क्या बनेगा, कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए तो कोण बना कहाँ पर, प्रारंभिक और अंतिम भुजा के बीच बन गया। तो ये मेरा क्या बन गया, कोण बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब कोण को हम कहेंगे क्या, प्रारंभिक व, या हम इसको भी कह सकते हैं किसी रेखा की भी कह सकते हैं,
इसको क्या कहेंगे, किसी रेखा को भी कह सकते हो और किरण भी कह सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा सटीक क्या लगाते हैं, किरण लगाते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बनेगा ये। तो हम क्या कहेंगे, किसी किरण के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो अब हमने थोड़ा सा एक डेफिनेशन को चेंज कर दिया, आप चाहे तो वही वाली भी नोट कर सकते हैं जो 6 में पढ़ी थी, ठीक है। तो हुआ क्या, कोई भी जो किरण है वो हमारी दो प्रकार की पोजीशन रखेगी। एक हमारी क्या होगी, इनिशियल पोजीशन होगी उसकी, और एक फाइनल पोजीशन होगी। तो इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन होगा, अर्थात प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ठीक है। और प्रारंभिक स्थिति को हम प्रारंभिक भुजा कह देंगे और अंतिम स्थिति को हम क्या कह देंगे, उसकी अंतिम भुजा। तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो क्या बनेगा, झुकाव बनेगा, ठीक है, वही हमारा क्या बन गया, कोण बन गया। कोई टफ है, बहुत इजी सा आपका डेफिनेशन है कोण का, ठीक। अब इसको नोट भी करते रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा कोण का जो मेजरमेंट है। जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी थी ना, तो नंबर लाइन में आपने क्या पढ़ा था, नंबर जो होते हैं रियल नंबर वो पॉजिटिव भी होते हैं। लेफ्ट साइड को संख्या रेखा पड़ी होगी, लेफ्ट साइड को पॉजिटिव होते हैं, नहीं लेफ्ट साइड को क्या होते हैं, नेगेटिव, और राइट साइड को क्या होते हैं, पॉजिटिव, और मिडिल पॉइंट पे क्या होता है, 0। तो ऐसा ही यहाँ पर एंगल पर भी है। देखिए अब यहाँ पर एंगल में क्या होगा, ये मेरा OA मेरी प्रारंभिक भुजा है, ठीक है। अब ये OA जो है वो घूम रहा है किस साइड को, इस डायरेक्शन में, अर्थात इस दिशा को घूम के ये OA घूमा और घूम का इस दिशा में पहुंच गया। तो ये एरो का मतलब है कोण की जो OA रेखा है वो किस दिशा की ओर को घूम रही है, वो किस दिशा को घूमी, ऊपर की ओर को घूमी। तो यहाँ पर जो कोण यहाँ पहुँच गई, OA जो प्रारंभिक भुजा थी वो मेरी यहाँ पर पहुँच गई, कहाँ पर पहुँच गई, OB में पहुँच गई। अर्थात OA प्रारंभिक स्थिति और OB अंतिम स्थिति है, लेकिन घूमने की दिशा इसकी क्या थी, ये थी, ये OA था, घूम के ये गया। तो इसका मतलब ये जो रोटेशन था, क्योंकि एंगल बिना रोटेशन के नहीं बनेगा, तो ये जो रोटेशन था ये मेरा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, ठीक हो गया। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, वामावर्त घूर्णन होगा। क्या होगा, वामावर्त घूर्णन। तो इसको थोड़ा सा नोट रखेंगे, ठीक है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इट मीन्स वामावर्त जो घूर्णन होगा वो हमारे किस एंगल को दर्शाएगा, धनात्मक कोण को दर्शाएगा। कौन सा कोण होगा, धनात्मक कोण हो जाएगा। तो जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा, क्योंकि घड़ी तो ऐसे घूमती है ना, अरे घड़ी कैसे घूमती है, सुई ये ऐसे घूमती है ना, बट एंटी क्लॉकवाइज, अब ये घड़ी की सुई उल्टी घुमा दी हमने, ये ऐसे घुमा रहे हैं। जो भी रोटेशन आपके घड़ी के विपरीत होगा ये ऐसा, तो ये जो रोटेशन होगा वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, इट मीन्स बाईं ओर को घूम रहा है। तो ऐसा रोटेशन कोण को कैसा मान देगा, धनात्मक कोण देगा, ठीक हो गया। अब फिर से देखें, अब मेरी इनिशियल लाइन ये है OA यही होगी। अब इसने घूमने की दिशा चेंज कर दी, ये OA है, ये ऐसे घूम गया नीचे को, तो OA घूमते हुए यहाँ पहुँच गया, कहाँ पर पहुँच गया, B पर, और इसकी डायरेक्शन ये थी। देखिए एरो लगा रखा है, इसमें एरो ऊपर को है, तो इसका मतलब OA जो प्रारंभिक रेखा है वो ऊपर की ओर को घूमी। इसमें OA प्रारंभिक रेखा है तो वो कहाँ को घूमा, नीचे को घूमा। देखिए एरो लगा हुआ है, एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो रोटेशन है ये घड़ी की दिशा में आ गया, अर्थात क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, ठीक है। अर्थात ये कैसा रोटेशन है हमारा, दक्षिणावर्त घूर्णन है, दक्षिणावर्त घूर्णन, ठीक हो गया। तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहेंगे हम, वामावर्त, और क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे हम, दक्षिणावर्त घूर्णन। तो अगर दक्षिणावर्त अगर घूर्णन होगा तो कोण का मेजरमेंट किस में होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहां पर कोण मेरा कैसा बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा, ठीक हो गया।
तो ये ऊपर वाला एंगल जो है वो कोण को पॉजिटिव साइन को दर्शाएगा, और ये जो एंगल है वो कोण का कैसा साइन दिखाएगा, नेगेटिव साइन। अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर सपोज दैट मेरे को 30 अंश का एंगल बनाना है, तो 30 अंश का एंगल का मतलब रोटेशन किस ओर को होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये OA रेखा है, तो ये जो एंगल बन गया वो मेरा 30 डिग्री बन गया। ठीक है, अगर मेरे को -30 डिग्री एंगल बनाना है तो ये इनिशियल लाइन हो गई, तो इसका मतलब ये इनिशियल लाइन नीचे को घूमी, ये तो ये जो एंगल है ये इसकी इनिशियल लाइन थी, ये नीचे को घूम गई, तो एंगल कैसा बन जाएगा मेरा, -30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर की ओर को घूमेगा तो पॉजिटिव कोण, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगा, घूर्णन, तो आपका धनात्मक कोण बनेगा, और क्लॉकवाइज यदि रोटेशन होगा तो कोण जो बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है, ऊपर की ओर को +30 और नीचे को अगर घूम गया तो -30 हो गया। क्लियर? तो बहुत ईजी सा आपका ये क्या है, कोण का एक, कि कोण को हम कैसे कैसे शो करते हैं, पॉजिटिव कोण कहाँ को होता है और नेगेटिव एंगल कहाँ को होता है। तो इन चीज़ों को आपने नोट करना है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़, और जैसे हमने कोण को देख लिया, कोण की डेफिनेशन क्या है ये पढ़ ली, और कोण का जो रोटेशन है, रोटेशन के अकॉर्डिंग उनका क्या पड़ता है, साइन पड़ता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो पॉजिटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो माइनस साइन, नहीं एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन और क्लॉकवाइज में क्या होगा, नेगेटिव साइन। ये तो क्लियर है ना? ठीक। अब आते हैं कोण का मापन, कोण का मात्रक लेते हैं, कोण का मात्रक अर्थात यूनिट ऑफ एंगल। तो पहली यूनिट इसकी है डिग्री माप। कैसी माप है, डिग्री माप। पढ़ा था डिग्री कोण का, अरे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, तो पहला उसका माप क्या होता है, डिग्री। डिग्री यूनिट, डिग्री मेजर कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री माप होती क्या है कोण का, डिग्री। अब जैसे आपने फिजिक्स में ही पढ़ होंगे, उनकी डेफिनेशन है, जैसे हम कहते हैं कि 1 डिग्री, तो डिग्री मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर सपोज दैट ये मेरी एक इनिशियल लाइन है OA, है कि नहीं। अब ये जो A लाइन है, OA जो इनिशियल लाइन है, ये घूमते रही, देखिए ये घूमी घूमी, ये अर्थात इसने क्या किया, एक कंप्लीट रोटेशन कर दिया, अर्थात इसका जो रोटेशन बन गया वो क्या हो गया, एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। अब कंप्लीट रोटेशन हुआ तो कितने डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल कितने का हो गया, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक संपूर्ण घूर्णन, एक संपूर्ण घूर्णन बराबर कितना हुआ, 360 डिग्री। क्यों, सोचिए, एक संपूर्ण घूर्णन बराबर 360 डिग्री हुआ। तो मेरे को डिग्री माप की डेफिनेशन बतानी है, अर्थात 1 डिग्री की डेफिनेशन बनानी है। तो डिग्री होता क्या है, अब यहाँ पर बिकॉज क्या आएगा, 360 डिग्री इक्वल 1, एक घूर्णन। एक घूर्णन का मतलब घूर्णन का मतलब पूरे का पूरा एक चक्कर को हम पूरे का पूरा क्या कहेंगे, एक घूर्णन कहेंगे, अर्थात 1 रोटेशन। 1 रोटेशन मीन्स कंप्लीट रोटेशन की बात होगी। ठीक है, 360 डिग्री जो है वो कितने के बराबर है, 1 रोटेशन के इक्वल है। सो 1 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, 1/360। अरे 1 डिग्री इक्वल क्या हो गया, 1/360, अर्थात एक संपूर्ण घूर्णन का 1/360वां भाग। अब ये क्या हो गया, 1/360वां घूर्णन हो गया, वह घूर्णन। क्यों, क्योंकि देखिए अब इसका मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर फिर से। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, अब हुआ क्या, 1 डिग्री जो है वो 360 में से एक भाग को इंडिकेट करेगा। ये आपने पढ़ा था ना भिन्न में, जैसे हम 3/4 लिखते थे, तो क्लास 6 में आप क्या करते थे, 4 इक्वल पार्ट्स किए, ये 4 इक्वल पार्ट्स किए, तो 1 पार्ट को सेट कर, 3 पार्ट्स को अगर हम सेट करते हैं तो 3/4 हो गया। अब मैंने एक सर्किल लिया, ये लिया, इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए, 1 पार्ट को सेट किया, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1 पार्ट को सेट करने को इस भाग को हम क्या कहेंगे, 1/4 कहेंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने पार्ट हो रहे हैं, 360 पार्ट कर रखे हैं, किसके, एक घूर्णन के, और उसमें से जो एक भाग होगा वो क्या होगा, 360 पार्ट्स में से एक पार्ट्स जो होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक, तो हमने किया क्या,
यहाँ पर एक कंप्लीट घूर्णन ये हो गया था। अब इस कंप्लीट रोटेशन के मैंने कितने पार्ट्स करने हैं, 360 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो कैसे किए देखिए, ये बन सकते हैं ना ऐसे, 360 पार्ट करने हैं। देखिए ये इक्वल होंगे, ऑल पार्ट्स आर इक्वल। ये पार्ट भी उतना ही होगा जितना ये है, सारे के सारे इक्वल पार्ट्स हमारे बनते रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा एक पार्ट बन गया, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा मेरा, 1 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। क्यों, आपने वो देखा होगा, चांदा देखा है ना, देखा है कंपास, तो वहां पर क्या होता है कि चांदे में 1 डिग्री, उसमें आपने देखे होंगे 180 तक का जो ये चांदा होता है ना, ये इसमें क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, कि ये यहाँ पर आपका 0 हो गया, तो यहाँ से लेकर के जो इसमें ऐसे छोटे छोटे खाने होते हैं, ये कितने खाने होते हैं, 180 छोटे छोटे खाने होते हैं ना। तो 180 छोटे खाने हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 180 हो जाता है। तो अगर दो चांदों को नीचे से भी मैंने एक चांदा रख दिया, तो टोटल आप खानों को काउंट करेंगे तो कितने मिलेंगे, 360 खाने मिलेंगे, 360 पार्ट्स मिलेंगे ना उसके। ठीक, तो वही चीज़ है, जो एक पार्ट होगा कितने में से, 360 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, तो 1 डिग्री होगा क्या, एक संपूर्ण घूर्णन का 1/360वां भाग क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाता है। 1 डिग्री कोण कहलाता है। तो ये हमारी बेसिकली क्या हो गई, 1 डिग्री की डेफिनेशन हो गई। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे कि एक संपूर्ण घूर्णन का 1/360वां भाग क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। अगर 2 डिग्री कहेंगे तो 2 भाग हो जाएगा, तो ये 2 डिग्री हो गया। अगर 3 डिग्री की बात होगी तो 3 खाने होंगे। अब मैंने थोड़ा बड़ा वो कर रखा है, इसको मान के चलिए, जो आपका एक सर्किल था ना, उसको बहुत बड़ा जूम कर रखा है मैंने, ठीक है, या बहुत बड़ा सर्किल ले रखा है। ठीक है, ये इस सर्किल को क्या मान लीजिए, बहुत बड़ा सर्किल मान लीजिए, क्योंकि अब 360 तो इसमें वरना दिखेंगे ही नहीं, पार्ट्स बनाना बहुत टफ हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने बहुत बड़ा सर्किल ले रखा है और उसके कुछ पार्ट्स को मैंने शो कर रखा है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ये 1 डिग्री की डेफिनेशन होगी। अब देखिए फिर से देखते हैं, अब मैंने क्या किया, ये जो 1 डिग्री वाला पार्ट्स ये है ना, ये 1 डिग्री है, ये क्या था, 1 डिग्री था ना। अब मैंने क्या किया, इस 1 डिग्री का जो पार्ट्स है, इसके भी मैंने 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। देखिए 60 इक्वल पार्ट्स बना दिए। ये कितने इक्वल पार्ट कर दिए, 60 इक्वल पार्ट कर दिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। अर्थात क्या किया इसके अंदर, 1 डिग्री के अंदर मैंने 60 इक्वल पार्ट्स बना दिए हैं। 60 इक्वल पार्ट्स किए ना। अब मैंने 60 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 60 मिनट। अब मिनट को यहाँ पर हम कैसे शो करते हैं, 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट। अर्थात 1 डिग्री के अंदर आपके कितने पार्ट्स होंगे, 60 इक्वल पार्ट्स होंगे। अर्थात 1 डिग्री, अब वो तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हमने इसको क्या कर रखा है, जूम करके बना रखा है, या बहुत बड़ा सर्किल ले रखा है। ठीक है, तो 1 डिग्री के अंदर आपको 60 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट होंगे। तो इसका मतलब एक पार्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक पार्ट जो होगा वो 1 मिनट के इक्वल है। अरे ये है ना, 1 डिग्री के अंदर 60 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं, तो 60 इक्वल जो पार्ट बनाए हैं, तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा, 1 मिनट के। 1 डिग्री के अंदर कितने इक्वल पार्ट बने हैं, 60 इक्वल पार्ट बने हैं, तो एक पार्ट 1 मिनट के इक्वल है। तो 1 डिग्री इक्वल कितने होंगे, 60 मिनट, अर्थात 60 पार्ट्स, और 60 पार्ट्स क्या होंगे, मिनट के होंगे। क्लियर है, ठीक। अब उसके अलावा आपने पढ़ा था 1 मिनट इक्वल क्या पढ़ा हुआ था, 60 सेकंड पढ़ा था। अब सेकंड का सिग्नल क्या होगा, ध्यान देंगे, 1 मिनट का सिंबल क्या था, एक डंडा ऊपर से, 1 के ऊपर एक डंडा, ये ऐसे है। 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड को हम सिंबल में कैसे दिखाएंगे, 60 के ऊपर से 2 डंडे, 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड। तो इट मीन्स कोण का जो मेजरमेंट है, जो उसकी कोण की यूनिट होगी, उसको कोण को हम डिग्री में भी दिखाएंगे, मिनट में भी शो कर सकते हैं, और सेकंड्स के अंदर भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर है। तो इसका मतलब कोण का जो मेजरमेंट है, डिग्री माप जो है वो मिनट में भी होगी और सेकेंड में भी होगी। ठीक है, अब मिनट में क्यों हुई? क्योंकि 1 डिग्री के अंदर भी 60 पार्ट बना रखे हैं। ठीक है, और जो 1 मिनट है उसके अंदर भी कितने पार्ट्स हैं? 60 इक्वल पार्ट्स हैं। जो 60 इक्वल पार्ट्स हैं वो किसके इक्वल हैं? सेकेंड्स के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? डिग्री माप की डेफिनेशन है। और डिग्री माप को हम मिनट और सेकंड में भी क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं कोण का जो दूसरा मात्रक है, वो भी आपने पढ़ा होगा। पढ़ा था, क्या था? सोच फिजिक्स में पढ़ लिया होगा शायद, फर्स्ट चैप्टर में आपके था ना वो, क्या था? मूल मात्रक, मूल राशियां। तो दूसरा हमारा कोण का जो मेजरमेंट है वो है रेडियन माप। रेडियन माप, कोण का जो दूसरा मात्रक है वो क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन मेजर। ठीक, अब रेडियन होता क्या है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन को हम लेके आते हैं। तो रेडियन कहते किसे हैं? तो ध्यान देंगे, अगर सपोज दैट हमारे पास एक सर्किल है, ये एक सर्किल है। ठीक, इस सर्किल की जो हमारी रेडियस है अर्थात त्रिज्या जो है वो मैंने क्या ले रखा है? इकाई ले रखी है, अर्थात यूनिट, अर्थात एक मात्रक का है। एक मात्रक का मेरा क्या है? एक सर्किल है। ठीक है, एक मात्रक का सर्किल है अर्थात इसकी त्रिज्या 1 है। 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। ठीक है, बट यूनिट होगा वो। यूनिट का मतलब इकाई मात्रक का होगा, अर्थात एक होना है। ठीक है, अब एक मात्रक का ये सर्किल है, इकाई मात्रक का एक सर्किल है। इसने क्या किया? इकाई चाप बनाया, अर्थात इकाई का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का चाप बनाया, अर्थात ये एक मात्रक का क्या बन गया? चाप बन गया। बन गया, एक मात्रक के त्रिज्या के वृत्त पर इकाई मात्रक का चाप बना। तो इस इकाई मात्रक के चाप ने जो केंद्र होगा, इस केंद्र O पर जो कोण बनाएगा वो एक रेडियन होगा। क्या होगा? एक रेडियन होगा। ठीक है, तो ये रेडियन माप की एक डेफिनेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इकाई त्रिज्या के वृत्त पर, इकाई त्रिज्या के वृत्त पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन होगा। ठीक हो गया, तो ये इसकी क्या है? रेडियन माप की आपकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? इकाई त्रिज्या के वृत्त पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा? एक रेडियन होगा, अर्थात यूनिट सर्किल होना है। ठीक है, यूनिट सर्किल है, और जो उसका वो क्या है? जो उसका आर्क बनेगा, अर्थात जो चाप बनेगा, आर्क हुआ ना, तो जो आर्क बनेगा वो भी क्या बनेगा? यूनिट लेंथ का बनेगा। तो उस कंडीशन में जो सेंटर होगा, इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? एक रेडियन का बन जाएगा। अर्थात इकाई मात्रक था, इसने ये जो एक मात्रक का सर्किल था, इसने क्या बनाया? इकाई मात्रक का एक चाप बनाया। तो उस कंडीशन में जो केंद्र पर बनने वाला कोण होगा वो कितना हो जाएगा? आपका एक रेडियन हो जाएगा। क्लियर? बहुत इजी सी आपकी डेफिनेशन है। अब दूसरी चीज आपने यहाँ पर पढ़ी होगी, बिकॉज कोण बराबर क्या होता है? हमारा एक फॉर्मूला भी था, कोण बराबर था चाप बट्टा त्रिज्या। पढ़ा था फॉर्मूला कहीं पर? कोण बराबर क्या था? चाप बट्टा त्रिज्या था ना। तो यहाँ पर कोण बराबर अगर चाप बट्टा त्रिज्या है तो चाप की लंबाई कितनी है? देखिए, चाप की लंबाई कितनी है? एक मात्रक है, और बट्टा जो त्रिज्या है, त्रिज्या भी कितनी है? एक मात्रक है नहीं? तो उस कंडीशन में कोण बराबर, फॉर्मूला था हमारा पास, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। क्यों? क्योंकि ये
अब एक मात्रक को एक मात्रक से डिवाइड देंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा। तो उस कंडीशन में कोण क्या बन जाएगा, एक रेडियन बन जाएगा, एक रेडियन। और इस एक रेडियन को हम शो करते हैं एक के ऊपर से सी। समझ में आ गया, एक के ऊपर सी शॉर्ट फॉर्म हुआ ना, जैसे आप डिग्री लिखते हैं तो 1 डिग्री लिखते हैं, 2 डिग्री लिखते हैं, तो रेडियन का मतलब एक की पावर सी। ठीक हो गया। अगर एक के ऊपर सी लिखा है तो सी का सिंबल, सी का मीन्स क्या हुआ, रेडियन हुआ। ठीक, तो इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले से, अगर चाप बट्टा त्रिज्या फॉर्मूले से अगर आप कोण निकालेंगे तो कोण हमेशा किस में आएगा, उसका यूनिट क्या बनेगा, रेडियन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप सिंबली नोट करेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। कोण के दो मेजरमेंट आ गए। पहला मेजरमेंट क्या था, डिग्री, दूसरा क्या था, रेडियन। ठीक है, जैसे लंबाई का होता है मीटर किलोमीटर होता है ना, तो वैसे ही आप क्या कहते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ऐसा कहते हैं ना। तो वही यहाँ पर भी हमने कुछ देखना है। तो नया टॉपिक हम लेते हैं, कोण तथा रेडियन में एक संबंध होगा। किसमें, डिग्री तथा रेडियन में संबंध। डिग्री तथा रेडियन में संबंध। ठीक है, तो डिग्री और रेडियन में संबंध का मतलब क्या होगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक, तो अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन बनेगा, अगर सपोज दैट एक सर्किल है, ठीक है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो ओए है, इस ओए रेखा ने ये इकाई लेंथ का, ये एक इकाई का है, हाँ, इसकी यूनिट भी एक है। तो ये जो एंगल बना हुआ है, ये कितना बना हुआ है, देखो, इकाई त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, इकाई है। तो इसके द्वारा जो एंगल बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, देखिए कितना बना हुआ है, 1 रेडियन बन गया, 1 रेडियन बन गया। अब फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर मैं एक यूनिट फिर ले लूँ तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, 1 रेडियन ये है, 1 रेडियन ये हो गया। तो इसका मतलब एक और एक पूरे का पूरा कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर 1 था, फिर 1 हो गया। तो इसका मतलब ये टोटल क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब ऐसे ही हम यहाँ पर को एक कॉमन रिलेशन ले रहे हैं, डिग्री तथा रेडियन के बीच में संबंध। तो इसके लिए हम यूनिट सर्किल नहीं लेते हैं, कोई भी रेडियस का एक सर्किल ले लेते हैं। अब हो सकता, अब आप कहेंगे यूनिट ही क्यों लिया, है नहीं, तो इसलिए यूनिट भी नहीं लेते हैं, हम किसी भी त्रिज्या का क्या लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं। तो सपोज दैट आर त्रिज्या का मैंने एक वृत्त ले लिया। इस वृत्त की त्रिज्या अब इकाई नहीं है बल्कि क्या है, आर है। ठीक है, तो मैं क्या लूंगा, आर त्रिज्या के वृत्त द्वारा, एक घूर्णन में बने चाप की लंबाई कितनी होगी, कोई बता सकता है, सोचिए। आर त्रिज्या का एक वृत्त है, द्वारा एक घूर्णन में बने चाप की लंबाई। अब आर त्रिज्या का वृत्त है, इसने पूरे का पूरा देखिए ऐसे घूमा, घूमते घूमते एक घूर्णन पूरा कर दिया। तो इसके द्वारा बनने वाले चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी कि नहीं होगी, सरकमफ्रेंस, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो गया। तो आर त्रिज्या का वृत्त था, इसने पूरे का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया। तो इसका मतलब एक रोटेशन में बनने वाले जो चाप की लंबाई होगी वो वृत्त की किसके इक्वल होगी, परिधि, इट मीन सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए, अगर एक घूर्णन में बने चाप की लंबाई 2 पाई आर हो गया, इसलिए ठीक है, एक संपूर्ण घूर्णन में, क्योंकि हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं, एक घूर्णन, अब संपूर्ण नहीं लिखते हैं क्योंकि एक घूर्णन का मतलब संपूर्ण ही हुआ। एक घूर्णन में केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर क्या होता है, चाप बट्टा त्रिज्या होता है। आपने अभी पढ़ा था फॉर्मूला या नहीं पढ़ा था, पढ़ा होगा ये फॉर्मूला।
तो यहाँ पर थीटा कोण बराबर क्या बन गया, चाप कितना है, कितना चाप बना है एक घूर्णन में, 2 पाई आर बन गया, 2 पाई आर अपॉन त्रिज्या कितनी हो गई आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, इक्वल क्या बन गया 2 पाई क्या रेडियन बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर चाप बट्टा त्रिज्या फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले के द्वारा जो कोण का मेजरमेंट आएगा वो किस में आएगा, हमेशा रेडियन में आएगा। चाप बट्टा त्रिज्या रेडियन होगा, क्योंकि एक इकाई चाप बट्टा एक इकाई त्रिज्या बराबर क्या होता है, एक रेडियन होता है। ठीक है, तो कोण बराबर क्या बन गया 2 पाई रेडियन बन गया। परंतु आपको पता है, परंतु आपको क्या पता है, एक घूर्णन में केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, कोण कितना भी होता है 360 डिग्री भी तो होता है। ये अगर एक घूर्णन पूरा होगा तो केंद्र पर बनने वाला कोण कितने का भी होता है डिग्री में। देखो रेडियन में तो आपने 2 पाई रेडियन कह दिया, ओहो कह दिया, और डिग्री में जो होगा वो कितना हो जाएगा 360 हो गया, ये तो कॉमन चीज़ है। अब इसका मतलब ये 2 पाई रेडियन है, ये 360 रेडियन है। अब है तो एक घूर्णन, भले ही रेडियन से हो रहा हो या किससे हो रहा हो, डिग्री से हो रहा हो। अरे रेडियन में 2 पाई रेडियन आ रहा है एक घूर्णन में, अरे यही क्या है, ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल 360 भी है, और यही जो एंगल बना हुआ है वो 2 पाई रेडियन भी है। तो क्या ये एंगल अलग अलग मेजरमेंट हुआ, नहीं हुआ। सो मैं क्या कह सकता हूँ 2 पाई रेडियन, रेडियन इक्वल किसके इक्वल होगा, हमेशा 360 डिग्री के होगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, एक फॉर्मूला बन गया कि 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री होगा। सो अब यहाँ से मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूंगा। सो 1 रेडियन इक्वल क्या होगा, देखिए 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री, सो 1 रेडियन इक्वल 2 पाई अपॉन में चले गया, 360 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई, इक्वल 2 से 360 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई क्या हो गया, डिग्री हो गया। क्लियर, कोई टफ है। तो इसका मतलब एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 बट्टा पाई डिग्री होगा। और पाई की वैल्यू क्या है, अरे वही है पाई की वैल्यू, पाई तो है क्या, पाई हमने यूज कहाँ पर किया था, अरे चाप की लंबाई निकाला ना, तो पाई की वैल्यू क्या है, पाई 22/7 या 3.14 है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे 180 बट्टा पाई। तो 2 रेडियन बराबर कितना होगा, अरे इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 100 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई गुणा 100 डिग्री। क्लियर, ठीक, तो पहला रिजल्ट आपने ये नोट रखना है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसी पर एक चीज़ और लेते हैं, क्योंकि हमारा एक रिजल्ट निकल गया। अब निकालते हैं कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है बिकॉज 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन, वनी, सो 1 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, ये 360 अपॉन में चले गया, 2 पाई अपॉन कितना हुआ 360 क्या रेडियन, अरे पावर सी लगा रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, रेडियन हुआ ना, ये जो ऊपर से सी लिखा है सी मीन्स रेडियन। ठीक है, अब 2 से 360 कैंसिल हो गया, सो 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 2 से 360 में डिवाइड देंगे तो 180 क्या रेडियन। तो इसका मतलब एक डिग्री में कितने रेडियन होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन हुआ। क्लियर, तो आपने 2 रिजल्ट नोट रखने हैं, 1 रेडियन इक्वल 180 अपॉन पाई और 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर ये दोनों भी नोट नहीं हो पा रहे हैं तो ये नोट कीजिए 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलें, 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो आप क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन, तो 30 डिग्री बराबर 30 गुणा पाई बट्टा 180 क्या रेडियन, 3 से 0 कैंसिल, तो पाई बट्टा कितना हो गया 30 का डिवाइड 180 में दीजिए 6 रेडियन। क्लियर, अगर मैं कहूँ 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो आप क्या करेंगे 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन, सो 45 डिग्री इक्वल 45 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए 45 से डिवाइड जाएगा कितने टाइम, 4 चौको 16, 4 टाइम जाएगा,
45 4 जा 180। सो 45 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 क्या हो गया, रेडियन हो गया। तो कोई टफ है, बहुत इजी सा आपका ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्टों को ढंग से एक बार क्या करना है आपने, नोट करना है। ठीक है।